हरियाणा के पानीपत की इंडस्ट्रियल सिटी, जहां मशीनों की आवाजें दिन रात गूंजती हैं, उसी शहर की सतकरदार कॉलोनी में एक लड़की रहती थी, सिमी चौधरी। असली नाम शीतल चौधरी। उम्र सिर्फ 24 साल, लेकिन सोच बहुत बड़ी। सपना था ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना। सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाली सिमी, इंस्टाग्राम पर एक्टिव, फेसबुक पर रील्स और लुक्स के लिए चर्चा में, और अब हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की नई उभरती हुई स्टार। सिमी 4 बहनों और एक भाई में सबसे छोटी थी। पूरा परिवार बिहार से था, लेकिन काम की तलाश इन्हें पानीपत खींच लाई, और फिर यहीं पर जिंदगी ने अपनी एक अलग स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। शीतल का जन्म साल 2000 में पानीपत में ही हुआ था। घर की लाडली, बिंदास और खुद पर भरोसा रखने वाली। साल 2016 में उसकी शादी हुई सौदापुर निवासी संदीप नाम के एक युवक से। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एक बेटा हुआ, वहीं कुछ में कहा गया कि एक बेटा और एक बेटी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उनके रिश्ते में दरारें आ गईं। बहसें, झगड़े और फिर एक दिन फैसला, दोनों अलग हो गए। बच्चे पिता के पास चले गए और शीतल अकेली हो गई। डिवोर्स के बाद शीतल ने अपनी बड़ी बहन नेहा के साथ रहना शुरू किया। नेहा के पति यूएस में जॉब करते थे और वो अकेली घर में रहती थी, इसलिए बहनें एक दूसरे का सहारा बन गईं। दोनों सतकरतार कॉलोनी के पास खलील माजरा गांव में एक घर में रहती थीं। अब जब सिमी की जिंदगी से पति और बच्चे दूर हो चुके थे, तो जिंदगी जीने के लिए खुद कमाना भी जरूरी था। शीतल ने ब्यूटी सैलून, शॉपिंग मॉल और होटल्स में छोटी मोटी जॉब्स की, और फिर शुरू हुआ उसका असली सफर, मॉडलिंग और एक्टिंग का सफर। सिर्फ 6 महीने पहले सिमी ने प्रोफेशनल तरीके से म्यूजिक वीडियो की दुनिया में कदम रखा। पहले सिर्फ रील्स बनाती थी। इंस्टा और एफबी पर हजारों लोग उसकी स्टाइल, उसके एटीट्यूड के फैन हो गए थे, और अब उसे धीरे धीरे हरियाणवी गानों में फीचर मिलने लगा। कड़ी मेहनत, स्मार्ट लुक्स और वायरल स्ट्रेटजी ने उसे एक अलग पहचान दिलाई। पानीपत में जहां जहां से शूट के कॉल आते, सिमी बेझिझक पहुंच जाती। काम के लिए पूरा दिन लगाती, फिर शाम को घर लौट आती। उसी रूटीन को फॉलो करते हुए 14 जून को दोपहर करीब 1 बजे वह पहुंची अहर गांव। ये जगह इसराना तहसील में आती है, मतलौड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। अहर गांव में एक गौशाला थी, जहां म्यूजिक एल्बम की शूटिंग होनी थी, और यही थी सिमी की आज की शूट लोकेशन। 1 बजे के बाद शूट शुरू हुआ। एक्टिंग, डांस, कैमरा सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। रात के 9:30 तक शूट खत्म हुआ। बीच में बहन नेहा ने कई बार कॉल करके हालचाल लिया। कैसा चल रहा काम? कब आ रही घर? सिमी ने जवाब दिया, सब ठीक है, पैकअप होते ही निकल जाऊंगी। सतकरतार कॉलोनी से अहर गांव लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर है। नॉर्मली 45 मिनट का रास्ता, मतलब 10:15 या मैक्स 10:30 तक घर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन 10 बजे बीते, 11 बजे बीते, और अब 11:30 हो गए, लेकिन सिमी का कोई अता पता नहीं। फिर अचानक फोन स्विच्ड ऑफ। बस यहीं से शुरू होता है डर, शक और बेचैनी का सिलसिला। नेहा ने फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क अनरीचेबल। अब डर और भी बढ़ चुका था। उसने तुरंत उन लोगों से संपर्क किया जो शूट पर सिमी के साथ थे। प्रोड्यूसर, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, को डांसर, सभी से एक ही जवाब मिला, हमने तो 9:30 तक पैकअप कर लिया था। सिमी भी 10 बजे तक यहां से निकल गई थी। लेकिन फिर सवाल, वो घर तक पहुंची क्यों नहीं? सिमी की बहन नेहा ने अपने सभी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना शुरू किया। दोस्तों, सहेलियों, पुराने कॉलीग्स, किसी को नहीं पता सिमी कहां गई। लेकिन फिर आता है एक नाम, विशाल, सिमी का एक खास दोस्त। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगेतर। नेहा को पता चला कि 11:30 से ठीक पहले सिमी ने विशाल से कॉल पर बात की थी। कॉल बहुत छोटी थी, और शायद उस वक्त सिमी किसी व्हीकल में थी, रास्ते में थी, घर ही आ रही थी। लेकिन वो घर तक पहुंची क्यों नहीं? अब नेहा का धैर्य जवाब दे गया। आधी रात को ही वह निकल पड़ी अपनी बहन को ढूंढने। सबसे पहले पहुंची 8 मरला चौकी, लेकिन वहां से जवाब मिला, ये हमारे एरिया का मामला नहीं है। फिर कृष्णपुरा चौकी,
वहां भी वही बात, आप अगले थाने जाइए। सिमी की गुमशुदगी को लेकर किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी। रात करीब 10 बजे, लगभग 22 से 23 घंटे बाद, सिमी की गुमशुदगी की एफआईआर फाइनली दर्ज होती है। लेकिन इधर एफआईआर दर्ज हो रही थी और उधर पानीपत में एक और अजीब और खौफनाक घटना सामने आ रही थी। 15 जून की भोर, यानी लगभग 2 बजे रात, शांतिनगर कॉलोनी और जाटल रोड के बीच एक जगह है दिल्ली पैरेलल नहर, और उसके पास विराट नगर फेज 3। एक राहगीर ने यहां देखा, सफेद रंग की कार नहर में गिरी हुई है और उससे निकलकर एक शख्स पानी में तैरता हुआ किनारे की ओर आ रहा है। लोगों ने दौड़कर उसे बाहर निकाला। वह जख्मी था, भीगा हुआ और कांप रहा था। उसने कहा, मैं कार चला रहा था, रास्ता पतला था, कंट्रोल छूटा और गाड़ी सीधे नहर में गिर गई। खुशकिस्मती से उसे तैरना आता था, वरना कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। लोगों ने उसे पास के पार्क हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस को भी घटना की सूचना मिली। ये इलाका ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची। पानी से कार निकालने के लिए वाटर ड्राइवर्स और बचाव कर्मी बुलाए गए। क्रेन से कार को बाहर खींचा गया और तभी कहानी ने नया मोड़ लिया। कार में सिर्फ ड्राइवर नहीं था, या कम से कम उसके सबूत यही कह रहे थे। ड्राइवर की सीट के पास शराब के ग्लास मिले, लेकिन एक नहीं 2 ग्लास। मतलब शायद कोई और भी था उस कार में। और फिर सबसे चौंकाने वाली चीजें मिली। लेडीज सैंडल, एक पर्स, कुछ महिला कपड़े और एक मोबाइल फोन। इधर ड्राइवर, जिसका नाम सामने आया सुनील, उसे ज्यादा चोट आई थी और डॉक्टरों ने कह दिया, अभी बयान देने की हालत में नहीं है, एक दिन रुको। पुलिस अब तक यही मान रही थी कि शायद सुनील नशे में गाड़ी चला रहा था। कार फिसली और पानी में जा गिरी। लेकिन सवाल वही, दूसरा पैसेंजर कौन था? क्या वो सिर्फ एक नशे की ड्राइव थी या कुछ और? उधर ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, सारा मटेरियल सील किया गया और अब वो मोबाइल फोन की डिटेल्स खंगाली जाने लगी। इसी बीच तारीख बदलती है, 16 जून 2025, और उसी दिन पानीपत से करीब 40 किलोमीटर दूर सोनीपत जिले से एक और खबर आती है, खरखौदा थाना क्षेत्र और खांडा गांव। यहीं से होकर गुजरती है एनसीआर वाटर चैनल, यानी वही नहर जिसका हिस्सा दिल्ली पैरेलल नहर भी है। 16 जून 2025 सुबह करीब 10 बजे सोनीपत के खांडा गांव के पास बह रही एनसीआर वाटर चैनल के किनारे एक झाड़ी में कुछ अजीब सा फंसा हुआ दिखाई दिया। एक राहगीर ने जब पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झाड़ियों में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को बाहर निकाला गया। वह पूरी तरह से निर्जीव थी, शरीर पानी में भीगा हुआ, कपड़े अस्त व्यस्त और चेहरा फूल चुका था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो थे उसके शरीर पर बने टैटू। एक टैटू में एक उड़ता हुआ पक्षी बना था, एक में कोई डिजाइन और एक टैटू में लिखा था एक नाम, विशाल। पुलिस ने शव को पहले सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा, लेकिन फॉरेंसिक टीम मौजूद न होने की वजह से उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उधर सोशल मीडिया पर 2 घटनाएं तेजी से वायरल हो रही थीं, सिम्मी चौधरी की गुमशुदगी और पानीपत की नहर में मिली सफेद कार। सोनीपत पुलिस ने पानीपत पुलिस से संपर्क किया और इंफॉर्मेशन साझा की। यहीं से ये खबर सिम्मी के परिवार तक पहुंची। खानपुर मेडिकल कॉलेज में जब नेहा और परिवार के बाकी सदस्य पहुंचे तो लाश का चेहरा सूझा हुआ था, लेकिन पहचानने लायक था। उसके कपड़े, टैटू और चेहरा देखकर परिवार ने पुष्टि की, यही शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी है। अब टाइमलाइन धीरे धीरे साफ हो रही थी। 14 जून की रात को सिम्मी गायब हुई। 15 जून की रात को एफआईआर दर्ज हुई। 16 जून की सुबह उसका शव सोनीपत में नहर से मिला। करीब 30 घंटे का वक्त बीत चुका था। इतने वक्त तक पानी में रहने के कारण शरीर की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन असली झटका तब लगा जब डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम के शुरुआती निष्कर्ष बताए। शरीर पर गले और छाती के पास धारदार हथियार के निशान थे। अंगूठे के पास भी गंभीर चोट मिली। यानी ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। किसी ने सिम्मी पर हमला किया, फिर उसे नहर में फेंका,
ताकि मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। अब इस केस की जांच तेज हो गई। सोनीपत और पानीपत की पुलिस ने नहर में मिली कार को इस मर्डर केस से जोड़कर देखना शुरू किया। पुलिस अब तेजी से जांच में जुट चुकी थी। शीतल उर्फ सिम्मी की कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया, पुराने संपर्क सब खंगाले जा रहे थे। 14 जून की रात जब सिम्मी अहर गांव के उस गौशाला से बाहर निकली, वहां लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गया था कि वो किसके साथ वहां से रवाना हुई। सीसीटीवी में साफ दिखा, रात 10:05 पर एक सफेद I-20 कार आती है और सिम्मी उसमें एक आदमी के साथ बैठती है। पुलिस ने यह फुटेज सिम्मी की बहन नेहा को दिखाई। नेहा ने देखते ही पहचान लिया, ये शख्स सुनील है। सुनील वही था जिससे सिम्मी की मुलाकात मित्तल मॉल के हेयर सैलून में हुई थी। पहले दोस्ती, फिर रिश्ता। साथ में काम छोड़कर करनाल में एक होटल और बार भी खोला, लेकिन वो चल नहीं पाया। इसके बाद भी दोनों संपर्क में रहे। करीब 1 साल पहले सिम्मी की जिंदगी में विशाल आया। विशाल से सिम्मी को प्यार हुआ, यहां तक कि उसने विशाल का नाम अपनी मां के नाम के टैटू में शामिल करवा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स और बहन नेहा के अनुसार दोनों शादी करने वाले थे। विशाल सिम्मी के म्यूजिक वीडियो के काम को भी सपोर्ट करता था। दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। अब पुलिस को सिम्मी की कॉल डिटेल्स से पता चला, 14 जून को दोपहर में सुनील ही उसे शूट लोकेशन पर छोड़ने आया था। काम खत्म होने पर रात को सिम्मी ने उसी को कॉल किया और वह वापस उसे लेने आया। यही कार I-20 वही थी जो 15 जून को दिल्ली पैरेलल नहर में मिली थी, जिसका मालिक भी सुनील ही था। 16 जून को जब पुलिस ने जांच तेज की, तब सुनील पानीपत के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती मिला, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं थी। वो बीमार होने का नाटक कर रहा था। CIA 1 की टीम ने उसे उठाया और थाने ले आई। पूछताछ शुरू हुई। जब पुलिस ने पूछा कि कार में उस रात कौन था, तो सुनील गोलमोल जवाब देने लगा। उसने खुद को बेकसूर बताया और बार बार माफी मांगने लगा, लेकिन उसके खिलाफ सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे थे। 1. CCTV फुटेज, सिम्मी के साथ कार में वही दिखा। 2. कॉल डिटेल्स, आखिरी कॉल उसी को की गई थी। 3. मोबाइल लोकेशन, दोनों एक साथ ट्रैक हो रहे थे। 4. चश्मदीद, क्रू मेंबर्स ने उसे शूट लोकेशन पर देखा था। 5. कार नंबर और फॉरेंसिक, कार में कोई खराबी नहीं थी। सुनील ने दावा किया कि कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई थी, लेकिन मौके की जांच ने कुछ और ही कहानी बताई। गाड़ी कच्चे रास्ते पर मिली थी, न कि सीधे पानी में। अगर गाड़ी रफ्तार में होती तो सीधा पानी में गिरती और जोरदार आवाज होती, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। कार धीरे धीरे ढलान से नीचे ले जाई गई थी। टायर के निशान उस ढलान पर मिले जो बताते थे कि गाड़ी बहुत स्लो थी। यहां तक कि कार की लाइट्स भी बंद थीं, ताकि कोई देख न सके। जब इन सब एविडेंस को सुनील के सामने रखा गया, तो वो टूट गया और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। करीब 4 साल पहले, जब वो पानीपत के मित्तल मॉल में काम करता था, वहीं सिम्मी से उसकी मुलाकात हुई थी। सिम्मी तब अपने पति और बच्चों से अलग हो चुकी थी, अकेली थी, और सुनील उस खालीपन को भरने लगा। वह उसका सहारा बन गया। धीरे धीरे सिम्मी उससे जुड़ती गई। अपने पति से मिली कुछ जमीनें बेचकर पैसे जुटाए और वो रकम सुनील को सौंप दी। दोनों ने मिलकर करनाल में एक होटल शुरू किया। साथ में रहते, साथ में काम करते। सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लग रहा था। लेकिन हर परफेक्ट लव स्टोरी में एक सीक्रेट होता है। सिम्मी को धीरे धीरे पता चला कि सुनील पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। उसने कभी ये सच नहीं बताया। जब सिम्मी को यह सच्चाई पता चली, वो बिखर गई। तुमसे शादी नहीं कर सकती, उसने साफ कहा। मैं किसी और का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। इसी बीच सुनील की पत्नी को भी शक हुआ। उसे सिम्मी के बारे में पता चला। फिर घर में झगड़े, तनाव और धीरे धीरे सुनील की दुनिया ढहने लगी। सिम्मी ने खुद को अलग कर लिया। होटल बंद हो गया, रिश्ता टूट गया, लेकिन सुनील का ऑब्सेशन बाकी रहा। सिम्मी की जिंदगी में अब विशाल था। दोनों शादी की तैयारी कर रहे थे। उसने विशाल के नाम का टैटू बनवा लिया था। दिन रात चैटिंग, कॉल्स, सपने, लेकिन सुनील इसे देख रहा था। हर कदम, हर मूवमेंट। वो पीछा करता, उसकी लोकेशन ट्रैक करता। जब सिम्मी किसी शूट पर जाती, तो सुनील वहां पहुंच जाता।
घटना से 1 महीना पहले एक म्यूजिक वीडियो शूट के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई। सुनील ने कहा, पास्ट भूल जाओ, फिर से दोस्त बन जाओ। सिम्मी मान गई, शायद सिर्फ दोस्ती के नाते। सिम्मी के हाथ पर विशाल का नाम गुदा हुआ टैटू देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर जल उठा। उसे पता चल चुका था कि सिम्मी की शादी अब विशाल से होने वाली है। वो लड़की जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, अब किसी और की होने जा रही थी। लेकिन ये बात उसने चुपचाप निगल ली। बाहर से शांत दिखने वाला सुनील अंदर ही अंदर टूट चुका था। इसके बाद भी वह सिम्मी से मिलना नहीं छोड़ता। कभी उसे कार से पिक करता, कभी छोड़ता, शायद यह सोचकर कि एक दिन वो बदल जाएगी। 14 जून की रात भी कुछ ऐसी ही थी। वो सिम्मी को हर गांव में ले गया, फिर रात को वापस लेने भी गया। कैमरे में साफ दिखता है, रात 10:05 पर दोनों गौशाला से कार में निकलते हैं। पहले एक रेस्टोरेंट में डिनर किया, फिर कार में ही बैठकर शराब पीने लगे। रात के उस सन्नाटे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी सिम्मी के फोन पर विशाल का कॉल आया। सुनील की नजर फोन पर गई। उसने तुरंत कहा, पिक मत करना ये कॉल। लेकिन सिम्मी ने कॉल उठा लिया और मुस्कुराते हुए बात करने लगी। यही वो पल था जब सुनील के अंदर कुछ टूट गया। उसके जहन में बस एक ही ख्याल दौड़ने लगा, अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं। वो फिर से सिम्मी से शादी की बात करने लगा, लेकिन इस बार भी सिम्मी ने साफ इनकार कर दिया। झगड़ा बढ़ा, बहस हुई, और उसी बहस के बीच सुनील ने वो चाकू निकाल लिया जो उसने पहले से ही डैशबोर्ड में रख छोड़ा था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सुनील ने ये चाकू जानबूझकर रखा था, ताकि अगर सिम्मी फिर से मना करे तो वो इस बार उसे छोड़ेगा नहीं। गुस्से में उसने एक के बाद एक 8 बार उस चाकू को चलाया। कार के अंदर चीखें गूंजती रहीं, लेकिन बाहर पूरी दुनिया सो रही थी। कुछ ही पलों में सिम्मी बेहोश हो गई। सुनील के हाथ कांपने लगे। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कर डाला। एक पल को सोचा था कि हॉस्पिटल ले जाऊं, शायद बच जाए, लेकिन डर था, अगर वो बच गई तो पुलिस को सब बता देगी और फिर सीधा जेल। डर, गुस्सा और पछतावे के बीच उसने कार स्टार्ट की और 1 घंटे तक यूं ही सड़कों पर भटकता रहा। कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर वो पहुंचा एक नहर के किनारे। उसके दिमाग में एक ही प्लान था, अगर कार पानी में गिरा दूं तो सबको यही लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है और सिम्मी का शव पानी में बह जाएगा। उसने कार के दरवाजे खोल दिए और कार को नहर में ढकेल दिया। सिम्मी का शरीर बहाव में कार से बाहर निकल गया और दूर तक बह गया। सुनील खुद तैरकर किनारे आ गया, चाकू वहीं झाड़ियों में छिपा दिया और फिर शुरू किया अपना ड्रामा। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि फॉरेंसिक की नजरें इतनी कमजोर नहीं होतीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया। शरीर पर 8 गहरे घाव थे। कार में खून के निशान पाए गए। भले ही कार पानी में डूबी थी, लेकिन खून के धब्बे बच गए। सच्चाई सामने आने लगी। आखिरकार पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सुनील को कोर्ट में पेश किया और 2 दिन का रिमांड लिया। वारदात की पूरी कहानी रिक्रिएट करवाई गई। कैसे उसने कार चलाई, कैसे चाकू मारा, कैसे शव को बहाया गया और अंत में कैसे झूठी कहानी बनाई। चाकू भी बरामद कर लिया गया। जब रिमांड पूरी हुई तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।